तो दोस्तों एक बार फिर से आपको स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं ग्लोबल स्पीड के बारे में। ग्लोबल स्पीड ऊपर से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। हालांकि एक समय में कोरोना के समय में यहाँ पे शेयर प्राइस हुआ करता था 100 रुपये से भी कम, 87 के आसपास। और उस शेयर प्राइस ऊपर चला गया था 1800 के आसपास। मतलब बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दिया इसी कंपनी ने। तो उसके बाद अभी क्या चल रहा है, जो ऊपर का लेवल में परचेस करके फंस गए हैं, तो देखिए उससे पहले यहाँ पे कितने रिटर्न आया था। मतलब किसी का पैसा 18 गुना हो गया था। तो यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल आया। उसके बाद फॉल आया यहाँ पे लगभग 60% के पास फॉल आ गया। तो शेयर प्राइस 1800 के आसपास से आ गया था 700 के पास। फिर अभी ऊपर जाने का कोशिश किया, जो इसको एक ट्रेंड लाइन ने रोका था लगभग 1300 के पास। फिर अभी फिर से 900 में आ रहा है। तो क्या और एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तो सबसे पहले आप किसी कंपनी का क्या क्या प्रॉब्लम है वो समझना ज़रूरी है। और क्यों यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया है, आपको समझना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स कुछ पॉइंट। तो जब हम यहाँ पे ग्लोबल स्पीड में आए, कुछ फंडामेंटल पॉइंट आप लोगों को जल्दी देख लेना चाहिए। जहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल के साथ इन लोगों ने छेड़खानी नहीं किया। और यहाँ पे 2015 से लेके 29 करोड़ ही इन लोगों का शेयर कैपिटल है। तो रिजर्व कंटिन्यूसली यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आया है। 2014 में 250 करोड़ के आसपास था, जो अभी लगभग 850 करोड़ के आसपास है। और उस हिसाब से बोरोइंग नहीं बढ़ा है। हालांकि रिसेंटली एक बोरोइंग बढ़ा है, ये मेनली इन लोगों ने कैपेक्स कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कैपेक्स के मामले में ये लोग बहुत ही कम पैसे से ज़्यादा कैपेक्स कर सकता है उसका। अगर आप इस कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो देखेंगे तो आपको ये लगेगा। तो CWIP में यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले 30 करोड़, 48 करोड़, 98 करोड़, अभी 99 करोड़ चल रहा है। एंड इस रफ्तार में फिक्स एसेट बढ़ा भी है। बट यहाँ पे एक दिक्कत आपको फॉलो करना चाहिए। जब आप देखेंगे ना इन्वेंट्री में लास्ट एक साल में, आप देख सकते हैं 109 करोड़ से लेके 160 करोड़ यहाँ पे इन्वेंट्री है। एंड यहाँ पे आप ट्रेड रिसीवेबल में देखेंगे बढ़ गया है। एंड इसका सीधा सीधा एक चीज़ आप देख सकते हैं, डेटा डे जो इन लोगों का हुआ करता था 20 के आसपास पिछले कुछ समय में, जब ये टर्न अराउंड होना शुरू किया था। आप देखते हैं 2020 में 9 डेटा डे था, फिर 26, फिर 27, अब 37 हो चुका है। तो ये एक अलर्ट चीज़ है। फिर इन्वेंट्री भी जो नॉर्मल था उनके आसपास है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ बोल सकते हैं ना, यहाँ पे जो मेन इनसे रॉ मटेरियल लेता था उनका यहाँ पे पेमेंट लेट हो रहा है। एंड इन्वेंट्री में कुछ पैसे फंस गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहा है। 2014 में देखेंगे 500 करोड़ का सेल था, अभी 2023 TTM में 2184 करोड़ है। उस हिसाब से आप देख सकते हैं OPM में, ये OPM आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। 2014-15 में यहाँ पे 9 और 8 हुआ करता था। अभी रिसेंटली जो 2021-22 था, जहाँ पे इन लोगों ने 17 टाइम्स रिटर्न दिया है, वहाँ पे 21 टाइम्स हो गया था। फिर अभी 11 आया है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कमेंट्री जानना जरूरी है। ये क्या होगा अगले कुछ साल में, क्या नॉर्मल वैसे 10 एंड 11 जो अभी है इनके यहाँ पे रह जाएगा ना, यहाँ से बढ़ाने का क्या ट्रिगर पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। क्वार्टरली रिजल्ट में आप देख सकते हैं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। जून 2022 में OPM था 14, जून 2023 में आ गया था 13। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट फ्लैट है। एंड सेल्स में भी इतना सेल्स ऑब्वियसली बढ़ा है, ठीक है। तो OPM कम होने की वजह से ये कम हुआ है। ग्लोबल स्पीड का अगर आप पी मल्टीपल्स देखेंगे तो इसका पी मल्टीपल्स यहाँ पे आपको 21 के आसपास लग रहा है। बाकी कंपनी का पी मल्टीपल्स तो बहुत ही ज़्यादा है। तो आखिर क्यों है, इसके पीछे का कारण ऑब्वियसली है। कोई कंपनी को ऐसे कंपेयर करने से पहले खुद का जो पी है उनके साथ ही कंपेयर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे पी जो है ना, एवरेज पी जो होता है, तो अब देखिए मीडियन पी 14.9 है जब से टर्न अराउंड किया है। इससे इसका थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, बट हालांकि यहाँ पे अभी भी जो अबव एवरेज चल रहा है। तो आपको ये चीज़ फॉलो करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आएंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कॉन कॉल है। कंपनी जो है इन्वेस्टर फ्रेंडली है, तो बहुत ही शानदार तरीके से पिछले समय से कॉन कॉल देते आ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे PPT में जाएंगे, अभी इस क्वार्टर का डाटा देखेंगे, तो ये अभी इस PPT को क्लिक करना पड़ेगा, जो मैं पहले से ही खोल के रखा हूँ। आप लोगों को यहाँ पे कुछ पॉइंट में दिखा के समझाने वाला हूँ, ताकि अगर आप ऊपर का लेवल में परचेस करके होल्ड कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा। नहीं तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका ये हेल्प होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप क्लियरली एक पॉइंट देख पाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अच्छा इसको मैं उठाना पड़ेगा एक बार फिर से, नहीं तो नीचे चला जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ लिखा हुआ है, देर वॉज टेम्पररी स्लो डाउन इन द ग्रोथ ऑफ क्वालिटी चैलेंज्ड स्टॉक इम्पैक्टिंग उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल। इन लोगों का जो ब्रांड है, मेन ब्रांड है गवर्नर रिजर्व रेड करके, गवर्नर रिजर्व ब्लू, इसमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और इनका मेनली जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल्स इन लोगों को बनाना पड़ता है, वो एज एक्सपेक्टेड नहीं मिल रहा है, जिनकी वजह से इनका जो वॉल्यूम है ना, ये डिग्रोथ होने का हाईली चांसेस है। और मैं आपको बता रहा हूँ जो यहाँ पे और भी इश्यूज़ हैं और पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्लियरली और भी चीज़ लिखा गया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये लोग यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ टाई अप करके प्रोडक्ट बनाता है, जो वो वहाँ पे बॉटलिंग वगैरह भी करता है, उनमें भी स्लो डाउन नज़र आया है। तो ये दो मेन कारण है। अगर सिर्फ कारण के लिए इस वीडियो देख रहे थे तो आपके लिए ये खत्म होता है। फिर बट अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं अपना ये टारगेट क्या होगा, तो मैं आपको डिटेल्स में समझा रहा हूँ। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, एक होता है देसी वाला और एक होता है विदेशी वाला। तो देसी वाले का जो है ये सारे ब्रांड है, तो इन सब का ज़्यादातर क्या होता है, बहुत सारे स्टेट में रिस्ट्रिक्शन रहता है और इसका मार्जिन भी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या आइडिया किया है, ये देसी जो है ना, इनसे हट के अभी विदेशी बनाएगा, मतलब IMFL इंडियन मेड फॉरेन लिकर, ये बनाएगा और इसमें मार्केट शेयर हासिल करने का कोशिश करेगा। तो इसमें एक इन लोगों का एक नहीं तीन ब्रांड है, जो जैसे कि एक उन लोगों ने जीन के ऊपर फोकस किया, और ये सिर्फ इंडिया का मार्केट नहीं, बाहर का भी देशों में इनका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। आप अगर फॉलो करेंगे, इसको अवार्ड भी मिला था 2021 में। फिर अगर हम यहाँ पे आके देखेंगे तो हम देख सकते हैं पेस्ट्रीज एंड एबव कैटेगरी में ये लोग मार्केट शेयर गेन करने का कोशिश कर रहा है, जहाँ पे आप हरियाणा देख सकते हैं, पंजाब भी देख सकते हैं, और पहले ये लोग राजस्थान को कैटर भी कर रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो है, जो इन लोगों ने R&D करके निकाला है और नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहा है, जहाँ से इन लोगों का मार्केट शेयर गेन करने का हाईली चांसेस लग रहा है। पर्टिकुलरली एक चीज़ यहाँ पे देख भी रहे हो हम, जो एक दो क्वार्टर का इश्यूज़ भी यहाँ पे इन लोगों को सामने आ रहा है। बट एक चीज़ आपको नहीं बोलना चाहिए, ये हाईली रेगुलेटेड मार्केट है, हाईली कम्पिटिटिव मार्केट है, तो इतने आसानी से कोई आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जिस प्रोडक्ट में ये लोग काम काज कर रहा है, इसमें बहुत बड़े दिग्गज लोग जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड रेडिको खैतन बैठे हैं, तो उन लोगों से मार्केट लेना तो मुश्किल है। बट जिस तरीके से इंडिया का डिमांड है, उस हिसाब से अगर आप छोटे से स्टेट का, छोटे से शहर को भी कैटर करना शुरू करोगे और उसमें अपना ब्रांड एसोसिएशन बढ़ाओगे, तो जिस तरीके से सोम ने किया, तिलक नगर ने किया, जिस तरीके से रेडिको खैतन पहले से शुरू किया था, वो डेफिनेटली कर सकता है। बट इस कंपनी का एक बिजनेस मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है ये जीरो वेस्टेज कंपनी है, मतलब सारे चीज़ को यूज़ करना जानता है। तो मेनली अगर हम देखते हैं ना, जितने सारे शुगर कंपनीज होता है, वो मेनली ये जो अल्कोहल कंपनी है, इनको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। बट ग्लोबल स्पीड के मामले में अलग है, ये मेनली शुगर से बात ही नहीं करता है, तो ये मेनली राइस से बनाता है। तो राइस ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लेके आता है, वो भी ओरिजिनल वाला नहीं है, डैमेज राइस लेके आते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ, देख सकते हैं, कोल, हस्क, ये मेनली पावर जरूरत होता है। फिर ये ENA बनाता है, ENA मतलब एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनाता है। तो ये क्या कर सकता है, फिर इसको खुद अपने ब्रांड के लिए बना सकता है, नहीं तो जैसे कि यूनाइटेड स्पिरिट के साथ टाई अप है, तो उनको ये बनाता है, फिर उनके लिए बॉटलिंग बनाता है, उसके लिए सेल करता है, टोटल प्रोसेस भी कर सकता है, क्योंकि इनके साथ एक टाई अप है जो डियाजो का, जो यूनाइटेड स्पिरिट का मदर कंपनी है। फिर और जो बाकी सारे वेस्टेज है, जैसे कि होते वो जैसे सैनिटाइजर वगैरह बनाता है, नहीं तो कार्बन जो होता है सोडा में यूज़ होता है, वो भी दे देते हैं। इसमें ओवरऑल इन लोगों का 10% का रेवेन्यू आ जाता है। तो मतलब कोई भी चीज़ इन लोग वेस्ट नहीं करता है। तो बट यहाँ पे इन सर्च बिजनेस में क्या होता है, मार्जिन कम है। इन लोगों का अगर बड़ा होना, इन लोगों का अगर आगे बढ़ना है, तो अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मार्केट शेयर लेना पड़ेगा, बड़े ब्रांड को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और इसके लिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगले समय में। बट अगर हम देखेंगे ये जो थ्योरी में ये लोग काम काज करके आ रहा है, जैसे यूनाइटेड स्पिरिट के साथ टाई अप बोलो, तिलक नगर यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप बोलो, बड़े ब्रांड के साथ टाई अप बोलो, इनके लिए ये लगातार बेसिस में कैपेक्स करते रहते हैं। एंड फिर से ये वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं, और एक कैपेक्स झारखंड में, और वेस्ट बंगाल में 2 जगह पे इन लोगों ने कैपेक्स किया है, ये जो अभी स्टेटस कंप्लीटेड हो चुका है। एंड यहाँ से इन लोगों का रेवेन्यू आना लगेगा, मतलब ऊपर का जो टॉप लाइन मतलब सेल जो है ना, वो तो बढ़ता रहेगा। बट प्रॉब्लम ये इन लोगों का मार्जिन नहीं बढ़ेगा। अगर मार्जिन ही नहीं बढ़ेगा तो कंपनी को जो स्टेक होल्डर है वो रिग्रेटिंग नहीं करेगा। बट यहाँ पे इन लोग जिस चीज़ में ध्यान दे रहा है, इसीलिए बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो है ना, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने का पसंद कर रहा है, जो जिसमें एक नाम मोतीलाल ओसवाल का भी है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लगातार यहाँ पे इन लोगों ने इंप्रूव करने का कोशिश कर रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग जो है उनको एफिशिएंसी बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, ताकि यहाँ पे जो मार्जिन अभी के समय के जो 10% का मार्जिन है ना, ये धीरे धीरे 14-15 तक पहुँच सकता है। तो ये सवाल जब कॉल करके पूछा गया था, तो शाहरुख जी ने ये बताया था अगले कुछ सालों में ये पॉसिबल हो सकता है, जो एक्चुअली 21-22 में आया था। अगर हम उस चीज़ को देखेंगे ना, वहाँ पे 2 फैक्टर काम किया था। एक तो इन लोगों का अल्कोहल था, तो मतलब ये सैनिटाइजर के रूप में काम करता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे जो एक थीम चल रहा था, जो अगले समय के लिए भी ट्रू हो सकता है, वो है ये लोग जो प्रोसेसिंग की काम करता है, जैसे शुगर से इथेनॉल बनाने का प्रोसेसिंग, फिर ये लोग जो राइस से ये प्रोसेसिंग करके राइस के रूट से बनाता है, तो इसमें भी जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम है, उसमें बहुत काम आ सकता है। तो ये दो पॉइंट जो अगले समय में और भी ट्रिगर कर सकता है, एक तो प्रीमियमाइजेशन और दूसरा है राइस के थ्रू से इथेनॉल बनाने का प्रोसेस, जो 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 इंडिया का फ्यूल कंजम्पशन है ना, उनको फुलफिल कर पाएगा। और इसके लिए इसी कंपनी को बड़ा होना है, और इन लोगों ने कैपेक्स भी करके रखा है। तो एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा, प्रीमियमाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा, मार्केट शेयर बढ़ाना पड़ेगा। एंड जो ये इन लोगों का प्रॉब्लम होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अगर इनके साथ इनको हेल्प करता है तो हेल्प हो सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल इन लोग जो वोलाटाइल है ब्रोकन राइस का, वो यहाँ पे मदद कर सकता है। तो ये इन लोगों का मेन ब्रांड है, जो मैंने आप लोगों को बोला था, गवर्नर रिजर्व और गवर्नर ब्लू करके हैं। तो यहाँ पे इन लोग मेन मार्केट शेयर
गेन करना चाहता है। बट रिसेंट समय में क्या हो गया, ये दोनों बनाने के लिए जो जो शानदार रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसमें प्रॉब्लम आ गया, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज़ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो देख सकते हैं प्रोमोटर ग्रुप के पास 51%, इंस्टीट्यूशन के पास 13%, इसमें DIR एंड FII भी है, एंड नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब पब्लिक जो लेस देन 1% स्टेक होल्डर है उनके पास ये पोर्शन बड़ा है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन आ रहा है तो एक बहुत शानदार चीज़ हो सकता है। आगे हम यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें हम देख सकते हैं पब्लिक में भी, और स्पेशली अगर DI में जाएंगे तो हम देख सकते हैं रिसेंट क्वार्टर में मोतीलाल ओसवाल का मिड का फंड ने लगभग 3% का स्टेक बढ़ाया है। तो एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि अगर इतने बड़े हस्ती लोग ने यहाँ पे पैसा लगा रहा है तो कंपनी ओवर वैल्यूड तो नहीं है, और एक लॉन्ग टर्म के लिए, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही शानदार बेट मुझे लगता है, क्योंकि कंपनी के पास कैश है, इस कैश का यूटिलाइज करके जो कंपनी का प्रॉब्लम है जैसे कि बोरोइंग कम कर सकता है, एंड धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर गेन कर सकता है, एंड क्वार्टरली रिजल्ट में और भी यहाँ पे जंप लेके आ सकता है। और जो इनका पी चल रहा है, जो मुझे लगता है अगर ये प्रीमियम में ध्यान दे पाएगा, जो अभी पी चल रहा है 20 के पास, जो पीयर्स ग्रुप का पी चलता है ज़्यादा, ऐसे अगर इंडस्ट्री का पी देखते हैं 30, ये इंप्रूव हो जाएगा। और इंप्रूव होने का मतलब है जो लाइफ टाइम आया था मतलब 1700 1800 वो तो जाएगा ही, उससे भी ऊपर जा सकता है। बाकी मुझे कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है, आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।